हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में और यहां पे देखेंगे आखिर एडिशन ऑफ वेक्टर का क्या मीनिंग होता है, आखिर एडिशन ऑफ वेक्टर में हमें कैलकुलेशन किन किन चीज़ों को करना होता है और किस तरह से कैलकुलेशन करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सभी पार्ट को हम अच्छे से समझने वाले हैं, तो जरा आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आखिर एडिशन ऑफ टू वेक्टर का मीनिंग क्या है। तो जैसे नाम से ही क्लियर है, यहाँ दो वेक्टर को हम सिंपल क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, उसी को हमने बोल दिया एडिशन ऑफ टू वेक्टर। सिंपल सी बात है। तो ये बताइए, जब दो वेक्टर है तो हम उसको जब मिलाएंगे, जब हम ऐड करेंगे तो वो कोई तीसरा वेक्टर देगा या नहीं देगा। मान लीजिए 2 को प्लस 3 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 5 आता है। तो 5 एक नया नंबर हो गया ना। उसी तरह से जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो एक तीसरी वेक्टर बनता है जिसको हमने सी बोला है। यानी a प्लस बी वेक्टर, अगर मैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर करूं तो एक नया वेक्टर मुझे मिलेगा c वेक्टर। तो इसी ये जो हमें लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसी को मैं बोल रहा हूं एडिशन ऑफ टू वेक्टर, जिससे मुझे तीसरा c वेक्टर मिल रहा है। समझ में आया? तो ये तो रही बात सिंपल, ये जो लैंग्वेज लिखा था इसका क्या मीनिंग है, लेकिन इसको हम डायग्रामेटिकल फॉर्मेट में किस तरह से समझेंगे, जो हमें न्यूमेरिकल में करना होता है उस पर हम थोड़ा सा फोकस डालते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ए वेक्टर। अभी आप सी वेक्टर के बारे में मत सोचिए, यहाँ पे हमने सिंपली क्या लिखा है, एक ए वेक्टर हमें मालूम है जो दिया गया है और एक वी वेक्टर है जो हमें ऑलरेडी गिवन है, और हमें यह निकालना है कि इस ए वेक्टर और वी वेक्टर को अगर मैं सम करूं यानी दोनों को जोड़ूं तो तीसरा वेक्टर कौन सा बनेगा। तो उसमें जरा ध्यान दीजिएगा वो तीसरा वेक्टर कौन सा बनेगा। और जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था कि अगर मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात होगी, यहां तक कि जो डायरेक्शन की बात होगी वो मैग्नीट्यूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यहाँ पे उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कैलकुलेशन करना है। क्यों? क्योंकि हम वेक्टर का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या बताया, हमें ए वेक्टर मालूम है, बी वेक्टर मालूम है। इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कोई हमें नया वेक्टर मिलेगा जिसको मैं बोल रहा हूँ सी वेक्टर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो सी वेक्टर है ना, इसी को मैं बोलने वाला हूँ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किस टर्म का यूज किया, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब होता है कि अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करूं तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा। रिजल्टेंट का मतलब दो को ऐड करने के बाद जो फाइनल वेक्टर बनेगा, जिसको मैं यहाँ पे सी वेक्टर बोल रहा हूं, यही सी वेक्टर है ए वेक्टर और वी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर। क्या ये बात आपको समझ में आया? कोई बात नहीं, बस अभी आप नाम समझिए, जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीज आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सी वेक्टर है वो है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट का मतलब ए और बी को मिलाने से बनने वाला नया वेक्टर, जिसको मैं बोलने वाला हूं सी वेक्टर, जो कि ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो आपको अगर ये बोला जा रहा है, सपोज कीजिए आपको एक वेक्टर ए वेक्टर दिया गया है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दिया गया है, और फिर आपको ये बोला गया है कि फाइंड रिजल्टेंट ऑफ, यानी फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सिंपल आपको यह करना है कि हमें ए वेक्टर और वी वेक्टर को सम कर देना है। रिजल्टेंट का सिंपल मतलब होता है दोनों वेक्टर का सम करेंगे तो कौन सा वेक्टर बनेगा, जिसको मैं यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर बोलने वाला हूं। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यहां पे जो सी वेक्टर है वो है रिजल्टेंट वेक्टर, किसका, ए और वी वेक्टर का। यहां तक क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप क्लियर देख सकते हैं, यहां पे कुछ हमने एंगल वगैरह की बात लिखा है। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर दो वेक्टर है तो दो वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल भी किया था, यानी प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर जो था वेक्टर का, उसमें कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे बात करते हैं, वो सारी चीजें हमने वहां पे अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। चलिए उसी का हम यहाँ पे यूज करते हैं। हमें ए वेक्टर और वी वेक्टर दे रखा है। अब अगर दो वेक्टर दे रखा है तो दोनों के बीच में कुछ एंगल भी होगा ना। तो देखिए उसी एंगल को हमने यहाँ पे थीटा बोला है, यानी जो थीटा है वो ए वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का एंगल है, जो हमें वेक्टर दे रखा था उसके बीच का एंगल, जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। क्या यहां तक अब क्लियर है? अब यहां पे आपको एक फाई भी दिख रहा होगा, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी हमने क्या बताया कि मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर मैं फाइंड सम करूं, यानी दोनों के अगर रिजल्टेंट निकालूंगा तो कोई सी वेक्टर आएगा, जिसको मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखने वाला हूं। क्या ये क्लियर हुआ आपको? और एक चीज यहां हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी दो वेक्टर का हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है ना, वो दोनों के बीच में ही आता है। ऐसा आप समझिए कि जो सी वेक्टर है, जरा ध्यान दीजिएगा, जो सी वेक्टर है वो ए वेक्टर और वी वेक्टर से मिलकर बनने वाला है, तो दोनों के बीच में ही वो आएगा। हमेशा बस इतना ध्यान रखिए, यानी ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो सी वेक्टर है। समझ में आया कि नहीं? जो कि इस दोनों के बीच में आएगा। अब बताइए, अगर ये सी वेक्टर है तो ये सी वेक्टर ए वेक्टर से भी कुछ एंगल पे होगा और वी वेक्टर से भी कुछ एंगल पे होगा। तो मैंने यहाँ पे ए वेक्टर से ही एक एंगल लिया है जिसको मैंने फाई बोला है।
कोई जरूरी नहीं है कि फाई हम ए ही से ले, हो सकता है कि फाई आपको बी से दिया जाए, है ना, तो वो कहीं से भी दिया जा सकता है, मैंने यहां से जूम कर लिया, ठीक है। तो जो फाई है वो ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर सी जो है यहाँ पे, उस दोनों के बीच का एंगल है। क्या यहां तक आपको क्लियर है? तो अभी हमने जितना समझा है, इसका मतलब बस इतना समझा है कि मुझे अगर दो वेक्टर गिवन हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मुझे निकालना हो कि सी रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा ए और बी का। इसका मतलब दोनों को सम करेंगे तो तीसरा वेक्टर जो बनेगा वो कौन सा होगा। रिजल्टेंट का मतलब दोनों का सम करेंगे तो क्या बनेगा। क्या यहां तक क्लियर है? फिर हमने बात किया यहाँ जो फाई है, वो फाई जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है। हो सकता है बी के बीच का भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे ए के बीच का लिया है। यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे जो थीटा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। अब चलिए हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे मूव करते हैं, जो हमें कैलकुलेट करना होता है एक्चुअल में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, यानी आप बोल सकते हैं ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर बोल लीजिए, या फिर इसको रिजल्टेंट वेक्टर भी बोला जा सकता है। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, ये जो सी वेक्टर है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ ये है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट क्यों? अभी हमने बात किया था, क्योंकि ये ए और बी से बनने वाला वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट है, जो कि दोनों के बीच में आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो ना, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, जैसे जो सी वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, और अगर मुझे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैं क्या करने वाला हूं, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा जो है वो ए और बी का बीच का एंगल है, जिन दो वेक्टर का मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने वाला हूं। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब यहाँ पे ए जो है ना वो कोई वेक्टर नहीं है, सिंपल अगर ए लिखा हुआ है इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इधर कहीं लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ ए स्क्वायर का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अगर ए लिखा हुआ है सीधा मतलब इसका मतलब हुआ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर सिंपल बी लिखा हुआ है इसका मतलब बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड। यहां तक क्लियर है आपको? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जिसको मैं सी वेक्टर बोल रहा हूं, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या यहां तक आपको क्लियर है? तो ये आपको याद होना चाहिए, इससे आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का। क्या यहां तक क्लियर है? अब आपके माइंड में आ रहा होगा, चलो रिजल्टेंट तो ये मैग्नीट्यूड तो मिल गया, हम वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर बहुत ही आसान है, आपने ऑलरेडी लिख रखा है ना कि सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ना सी वेक्टर। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अगर ये आपको समझ में आया तो चलिए मैं आगे फाई के बारे में बात करता हूं, जो हमें यहां पे समझना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट भी है। अब फाई कैसे निकालेंगे, जरा दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ये बताइए हमने क्या लिखा है, साइन फाई। अब इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक बातें करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला है और वो पहले से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड है। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टेन फाई लिखा हुआ है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ये बताइए टेन थीटा जो होता है, क्या हम उसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखते हैं? अब देखिए ये जो मैं बोल रहा हूं ना वो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आप चाहे तो ये फॉर्मूला को रट सकते हैं, लेकिन जब आप रटेंगे ना तो डायग्राम में आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने अभी बोला कि जो फाई है वो यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो आपको अगर एक बार लिखना समझ में आ गया ना तो फिर आप आराम से लिख सकते हैं, किसी भी डायग्राम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये इक्वेशन आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए आप समझने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बताइए यहाँ पे टेन फाई हम निकाल रहे हैं, तो जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आया? और फिर दूसरा होता है, ये तो आ गए ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में। फिर दूसरा अगर मैं बात करूं इसमें ट्राइंगल से, तो उसमें क्या लिखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से, कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर, या सॉरी ये टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। क्या हम लोग जानते हैं? तो जरा ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे मैं जो टेन फाई लिखने वाला हूं ना, वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा और प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों का हाइब्रिड बनाने वाला हूं, और उसके बाद हमें मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूला। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा। ये टेन फाई है, तो जरा ध्यान से देखिए, आपने एक चीज तो समझा ही होगा। अगर मैं सिंपली अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं इस तरह से, तो जरा ध्यान दीजिए, यहां अगर फाई है तो फाई के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर, होता है या नहीं होता? फाई जिस वाले साइड से लगा हुआ होता है, सटा हुआ होता है, वो होता है बेस। यहां तक क्लियर है आपको? तो जरा ध्यान दीजिए, इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहां देखिए हमने लिखा है टेन फाई, तो अब ये भले ही राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन आप एज्यूम कर लीजिए। तो ये फाई के जो अपोजिट वाला साइड है, ये सामने वाला नहीं, अपोजिट का मतलब यहाँ पे ये है, तो फाई के अपोजिट वाला साइड जो होगा वो हमने लिखा। हम अभी सिंपल क्या बोले थे कि जो टेन थीटा है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी होता है। अभी हम दोनों को हाइब्रिड बनाएंगे, तो जरा ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा, बी लिखा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर वाले से, समझ में आया? तो बी इंटू साइन थीटा,
साइन थीटा यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी तो होता है, तो इसलिए हमने हाइब्रिड बनाया दोनों को। परपेंडिकुलर की जगह बी लिखा, क्योंकि जो फाई है, एंगल है जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, बस समझने के लिए। तो यहाँ पे हमने बी लिखा, उसके बाद हाइब्रिड बनाना है तो आप साइन वाला आएगा, तो साइन थीटा लिखा, फिर होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अब हमने ए क्यों लिखा? तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप ए यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे बी है, तो इस दोनों को जरा डिवाइड करिए, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, तो बी से ए कैंसिल होता नहीं, तो यहाँ पे टेन थीटा नहीं बनेगा, हमें एक्चुअली टेन थीटा बनाना है। तो आप बताइए, ऐसा लिखने से जब हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे, आप प्लस ए प्लस को भूल जाइए, ये बताइए ये दोनों डिवाइड होगा, बी से बी कैंसिल, यहाँ साइन बाई कॉस क्या बनेगा? 10। हमें उसी टाइप का कुछ बनता हुआ है, बस मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई थियरी नहीं है कि आपको ये चीज समझा देगा, नहीं, बस हमने थोड़ा सा लॉजिक लगाया यहाँ पे कि हमें याद रखने का तरीका कैसे समझ में आएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे tan फाई लिखना है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ tan फाई को पर अपोजिट वाला लिखा, तो tan यहाँ पे परपेंडिकुलर, और उसके बाद साइन थीटा, जहाँ पे थीटा जो है ना वो ए और बी के बीच का एंगल है। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद हमने डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, और उसके बाद लिखा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं चाहे तो, या थोड़ा सा समझ के भी लिख सकते हैं। चलिए मैं दूसरा एक तरीका और समझा देता हूं आपको। सपोज कीजिए आपको ये जो एंगल है ना, बस यही लिख रहा हूं समझाने के लिए, ये एंगल है, सपोज कीजिए अल्फा है, और आपको लिखना है tan अल्फा। तो ये बहुत ही आसान होगा, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर आपको tan अल्फा लिखना है तो अभी हमने क्या समझाया था, ये जो tan अल्फा अल्फा लिख रहे हैं ना, तो अल्फा के अपोजिट वाला साइड जो होगा परपेंडिकुलर होगा, तो हमें रटना नहीं है, समझना है। तो हम लिखेंगे पहले a, तो यहाँ पे लिखा a इंटू, अब tan थीटा साइन बाई कॉस होता है, तो हमें अब साइन लिखना है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, मैं साइन लिख रहा हूँ, साइन इंटू थीटा में क्या लिखना है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये होगा ऊपर वाली बात, डिवाइडेड बाय, हमें इसके अपोजिट वाला पहले लिखना है b प्लस, अब हमें क्या करना है, ए के साथ ही कॉस थीटा लिख देना है सिंपली, क्योंकि साइन बाई कॉस बनेगा तो tan से कुछ मिलता जुलता बन रहा है, तो हमें बस रिलेट करना है चीज़ों को। तो यहाँ से आप tan अल्फा निकाल सकते हैं, ये एंगल, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर कहीं से भी मान लीजिए हमने अल्फा निकाल लिया और आपको निकालना है बी से सी के बीच का एंगल कितना है, तो आप थीटा में से फाई को माइनस कर दीजिए, क्योंकि आप टोटल एंगल थीटा है और उसमें से फाई को माइनस कर देंगे तो अल्फा अपने आप आ जाएगा। तो दोनों हमें निकालने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला से, कोई एक निकाल लीजिए, वहां टोटल में से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? और जैसा कि अभी बात किया था, यहाँ पे ए और बी जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिंपल, अगर ए बी है इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड को बता रहा है। क्या यहाँ पे हमने जो भी आपको समझाया आपको समझ में आया? अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब हम एग्जाम्पल को यहाँ पे समझने वाले हैं। कोई बात नहीं, अभी जो भी हम लोगों ने समझा था उसको इस एग्जाम्पल के हेल्प से और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और हम कोशिश यही करेंगे कि ये जो सारे फॉर्मूले जो है ना, ये हमें अच्छे से याद हो जाए समझने के साथ साथ। तो चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की तरफ बढ़े उससे पहले मैं कहूँगा कि एक बार आप अच्छे से इसको ध्यान से देख लीजिए, और जो भी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। तो ठीक है, आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करना है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अभी हमने कुछ लिखा था कि जो ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, इसका मतलब दोनों को सम करेंगे तो नया वेक्टर एक सी मिलेगा, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, जो सी वेक्टर है वो ए बी का रिजल्टेंट है ना, जो दोनों को ऐड करने से जो वेक्टर बन रही है। समझ में आया यहाँ पे? तो जो यहाँ पे मॉड ऑफ लिखा हुआ है, तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं दोनों तरफ मॉड ले लूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होगा ना। और वैसे भी मैं सीधा बोल सकता था, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए कि जो यहाँ पे सी वेक्टर है वो इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलिए, या फिर दोनों को मिला के आप सीधा क्या बोल सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है वो सीधा सी वेक्टर लिखा हुआ है। हमें सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, अभी जैसा कि फॉर्मूला सीखा था कि सी वेक्टर जो है, तो सबसे पहले ये देखिए जो सी है, सी वेक्टर वो किसका रिजल्टेंट है, तो यहाँ पे ए और बी का रिजल्टेंट बोला जा रहा है ना, क्योंकि देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट हमने सी लिखा है। तो हमें क्या करना है, अंडर रूट सिंपल सा फॉर्मूला लगाना जो हमने सीखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे क्या लिखिएगा, अरे बताइए भाई, कॉस थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आया? अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम सिंपली अब क्या करने वाले हैं, इसमें वैल्यू रखने वाले हैं और फटाक से आंसर निकाल लेने वाले हैं। ए इसका मतलब हमने क्या समझाया था, मॉड ऑफ ए, और डायग्राम में देखिए आपको सारी वैल्यू दे रखी है। यहाँ मॉड ऑफ ए का मतलब है 20 न्यूटन दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी का मतलब देखिए 20 वो भी दे रखा है, तो अच्छे से प्यार से हम 20 का भी स्क्वायर करेंगे, प्लस
2 इंटू ए का मतलब मॉड ऑफ ए जो कि हमें दे रखा है, बी का मतलब भी मॉड ऑफ बी ये भी दे रखा है। और जरा ध्यान से डायग्राम देखिए तो आपको थीटा का मतलब समझ में आ जाएगा। थीटा का मतलब क्या था, थीटा एंगल किसके बीच का एंगल था, आप चाहे तो इधर लिख भी लीजिएगा कि जो थीटा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। क्या ये बात आपको समझ में आया? यानी जिन दो वेक्टर का हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो यहाँ पे हमने लिखा थीटा की जगह बताइए क्या है दोनों के बीच का एंगल, 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिखा एकदम इज्जत से 120 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब इसको जरा सोल्व करिए, देखिए सोल्व करके कुछ आ रहा है क्या? बिल्कुल आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, इक्वेशन है तो। यहाँ पे बताइए 20 का स्क्वायर 400 और 20 का स्क्वायर 400, मतलब ये हो गए 800। ठीक है, यहाँ से 400 और ये 800, यानी यहाँ से भी 800 बन रहे हैं ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए इस दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं। तो 400 प्लस 400 800 प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बनेगा 800 इंटू, अब जरा सा ध्यान लगाइए और मुझे बताइए कि cos 120 डिग्री याद है कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर आपने मैथमेटिकल टूल्स कुछ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन वाला याद है आपको कि हमने बहुत सारे एंगल पे वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते थे, वो अगर आपको मालूम होगा तो फिर आप ये बहुत आसानी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूं आपका। यहाँ cos जो 120 है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ cos 180 माइनस 120 को 60 लिखा जा सकता है? जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ये लिखा जा सकता है? या आपकी मर्जी है तो आप यहाँ 90 प्लस 30 भी कर सकते हैं, बात एक ही होगी। तो चलिए मैंने 180 माइनस 60 कर दिया, अभी भी बात वही है, 120 लिखा है। अब इसको जरा ध्यान दीजिए, मैं अंडर रूट कर रहा हूँ और यहाँ पे 800 प्लस 800 इंटू, अब ये बताइए ये जो हमने लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने लिखा है ये पूरा फंक्शन, चलिए ध्यान दीजिए, cos 180 माइनस 60, ये लिखा हुआ क्या है जरा ध्यान से देखिए, बताइए। तो cos 180 माइनस 60 जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है निगेटिव होता है, तो हमें इसको क्या करना चाहिए, माइनस ऑफ cos 60 डिग्री। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपने मैथमेटिकल टूल्स वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो भी एक बार जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। तो सबसे पहले चलिए इधर मैं मिटा देता हूँ, क्या आपने ये नोट कर लिया है ना? तो इसको जरा ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए। चलिए इधर लिखते हैं ना। तो देखिए अभी तक जो भी हम लोगों ने सीखा है वो केवल फॉर्मूला बेसिस पे सीखा है और उसको थोड़ा बहुत समझने का लॉजिक समझने की कोशिश किया है ना? तो आपको मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हमने फाई के बारे में बात किया है, जो कि हमने परपेंडिकुलर बाय बेस और साइन थीटा बाय कॉस थीटा दोनों ही फॉर्मूले का थोड़ा सा हाइब्रिड बनाने की कोशिश किया है। तो जरा ध्यान दीजिए, आगे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट बनेगा 800 तो है ही सही, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, मैं इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। cos 1 से ये 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये माइनस 1/2 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस भी है। तो अब जरा कैंसिल कीजिए, ये 400 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बना, अंडर रूट ऑफ 800 माइनस 400 कितना बनेगा 400। तो यहाँ से मॉड ऑफ सी आ गया, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। तो अब इसको जरा सोल्व कीजिए, कितना यहाँ से 20, 400 का यही होगा ना 20 न्यूटन, यानी जो सी वेक्टर आया जिसको मैं बोलने वाला हूँ मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा 20 न्यूटन, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालना था तो ये मैग्नीट्यूड ही आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? इसमें कोई किसी तरह का डाउट है क्या? तो इसमें डाउट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, हमें कुछ आगे भी कुछ कैलकुलेट करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। अब ये बताइए, ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो लिखा हुआ है वो क्या है, रिजल्टेंट है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा वो इस दोनों के बीच में ही आने वाला कोई वेक्टर होगा ना, ये इसी को मैं सी वेक्टर बोलने वाला हूं कि नहीं, जिसको मैं बोलने वाला हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या ये बात आपको समझ में आया? जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है इसका मतलब हुआ कि ए और बी का मुझे रिजल्टेंट निकालना है, जो कि इस दोनों के बीच में ही कहीं होगा, और हमें एंगल जो कैलकुलेट करना है वो ये वाला कैलकुलेट करना है कि ये एंगल कितना होगा। चलिए मैं इसको फाई ले लेता हूँ। अब जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले बात किया था कि हमें चीज़ों को रटना नहीं है, ये एंगल निकालना हमें समझ के आना चाहिए। तो चलिए मैं डायग्राम देख करके यहाँ पे आपको tan फाई लिखना सिखाता हूँ फिर से, जरा ध्यान दीजिएगा। tan फाई हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाय बेस और साइन थीटा बाय कॉस थीटा का हाइब्रिड बनाना है। तो फाई के अपोजिट वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर की तरह आप एज्यूम कर लीजिए। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा बताइए। चलिए मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो यहाँ पे a बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a को मैं सिंपल a लिख सकता हूँ। तो ये परपेंडिकुलर a और इसके साथ ऊपर हाइब्रिड बनाना है, तो ऊपर साइन थीटा, समझ में आया। डिवाइडेड बाय a हम लिख चुके हैं तो अब b लिखेंगे, प्लस a के साथ आप cos थीटा लिखेंगे। ये आपको इस तरह से समझना है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। थीटा है जिसका भी रिजल्टेंट हमने निकाला है, यानी a और b के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, बहुत सही बात है अगर इतना मालूम है तो। a बताइए कितना है 20 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा का मतलब है साइन 120 डिग्री,
डिवाइडेड बाई बी जो है वो 20 है, जरा ध्यान से देखिए, बी 20 प्लस फिर ए की वैल्यू भी 20 है और उसका मतलब यहाँ पे नीचे कॉस 120 डिग्री लिखा हुआ है। अब जैसा कि हमने अभी सिंप्लीफाई किया था वैसे ही आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो कैसे? तो देखिए यहाँ 20 को कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हैं। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 20 को इस दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, 20 इसमें से बाहर निकाल दीजिए, तो ऊपर क्या बचेगा साइन 120, और साइन 120 को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कोई डाउट नहीं है। डिवाइडेड बाय इसमें से 20 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा प्लस यहाँ पे कॉस, अब यहाँ पे बताइए कॉस 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हैं जैसा कि हमने वहाँ लिखा भी था। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो चलिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, आसान सा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे साइन 180 माइनस 60 क्या बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रेंट 180 का मल्टीपल है तो फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे साइन 180 माइनस 60 है तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली आप लिखिए साइन 60 डिग्री, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव ही होता है, हमें नेगेटिव नहीं लिखना। फिर डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1, और यहाँ देखिए कॉस 180 माइनस 60 है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड में कॉस जो होता है नेगेटिव होता है, और कॉस कॉस में ही रहेगा क्योंकि यहाँ 180 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे माइनस कॉस 60 आएगा जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पे लिखा भी था। अब चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, साइन 60 का वैल्यू बताइए √3/2 होता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, क्योंकि कॉस 60 होता है 1/2। तो यहाँ से जरा इसको माइनस करिए, नीचे बनेगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया, यानी यहाँ से tan अल्फा का यानी फाई की जो वैल्यू बना वो √3 बना, समझ में आया। और tan फाई √3 क्या होता है आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, यानी फाई की जो वैल्यू आया वो आ गया 60 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिजल्टेंट है वो बी वेक्टर से 60 डिग्री एंगल पे आएगा, और अगर बी वेक्टर से 60 डिग्री पे है तो यहाँ ए से भी कितना पे आएगा 60 पे ही आएगा, यानी ये मिडिल वाले लाइन से पास हो जाएगा, इधर भी 60 इधर भी 60। अब ये मिडिल वाले से कैसे पास हो रहा है, जैसे कि अभी हमने बताया क्या कि ये मिडिल से पास हो रहा है, तो इसके बाद हम वही देखने वाले हैं कि हमें बिना कैलकुलेशन का पता कर सकते हैं कि कोई वेक्टर मिडिल से पास होगा या मिडिल से ए के ज़्यादा नज़दीक होगा या मिडिल से बी के ज़्यादा नज़दीक होगा, ये हम बिना कैलकुलेशन किए बता सकते हैं। तो अभी हम उसी के बारे में कैलकुलेशन करेंगे, उससे पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा था वो मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है, उसके बाद tan फाई निकालना सीखा है, बस 2 ही कंसेप्ट अभी हमने इस वीडियो में सीखा हुआ है अभी तक में। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो आप अच्छे से सारे कंसेप्ट को लिख लीजिए और इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से लिख लीजिए और खुद से भी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, और यहाँ पे हम बिना कैलकुलेशन का कैसे हमें पता चलेगा कि कौन जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रही है वो किस वेक्टर की तरफ जाने वाला है, यानी किस वेक्टर के ज़्यादा नज़दीक आएगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। और फिर से हम एग्जाम्पल की हेल्प से जो हम अभी समझने वाले हैं उसको फिर से हम देखने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो 3 केस ले रखे हैं, जिसमें सबसे पहला केस में ले रखा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के इक्वल है। और वैसे भी सोच के देखिए, अगर आपको 2 वेक्टर दे रखा है, अगर मैं दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो हो सकता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, या फिर हो सकता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी से ज़्यादा हो, या फिर हो सकता है कि जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर से ज़्यादा हो। इससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं, अगर कुछ वेक्टर है तो उसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगी। तो क्या इसी तीनों में से तीनों केस ही पॉसिबल है या नहीं है? तो हम तीनों ही केस में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सपोज कीजिए कि 2 वेक्टर आपको दे रखा है और आपको क्या करना है, उस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है, समझ में आया। और हमें यह देखना है बिना कैलकुलेशन किए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो उन दोनों यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर में से किसके ज़्यादा नज़दीक आएगा। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली, बस थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और दोनों का मैग्नीट्यूड जब अगर सेम रहेगा तो उसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कहाँ जाएगा। तो सिंपल आप ये समझिए, देखिए अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूँ तो हमने क्या लिखा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होता है वो दोनों मिलकर के सी वेक्टर को बनाता है, जिसको मैं बोल रहा हूँ रिजल्टेंट वेक्टर। यानी सिंपली आप ये समझिए कि सी वेक्टर को बनाने में ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का रोल है, यानी ए और बी दोनों ही वेक्टर मिल करके सी वेक्टर को बना रहा है। ये बात आपको समझ में आया? तो सिंपल ये बताइए, यहाँ पे ए की जितनी मैग्नीट्यूड है उतनी ही बी की भी है। तो अगर मान लीजिए ए और बी दोनों की ही मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो उस दोनों ने मिलकर जब बनाया होगा सी को तो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन सेम रहा होगा ना। ये बताइए, जिसका जो कमजोर रहता है उसका कंट्रीब्यूशन कम रहती है, जो मजबूत रहता है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है। जैसे आप दोस्त में जब पार्टी भी करते हैं तो होता है ना, जिस दोस्त के पास ज्यादा पैसा है, अरे यार तुम ज्यादा ही दे दो, क्या फर्क पड़ता है, जिसके पास नहीं होता है कोई बात नहीं तुम कम दे दो, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ हो रही है, हमें सी को बनाना है ए और बी दोनों को मिला के।
तो जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी होगी वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ना उसको। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जबकि यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि जब सी को ये दोनों मिलकर बना रहा होगा तो जितना कंट्रीब्यूशन ए का हुआ होगा उतने ही बी का भी हुआ होगा। अब सिंपल आप बताइए, अगर कोई चीज आप खरीदते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई चीज है 100 रुपए की और उसको आप 2 आदमी मिला करके खरीद रहे हैं, और जितना आपने 50 रुपये आप लगाए और 50 रुपया दूसरा भी लगाता है, तो वो जो सामान आपने खरीद करके रखा हुआ है वो जितना आप यूज करिएगा उतने ही वो भी यूज करेगा या नहीं करेगा, या फिर इसी को दूसरे लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, दोनों ने अगर सेम सेम कंट्रीब्यूशन लगाया होगा तो जितना देर उसको आप रखिएगा जो उतने ही देर वो भी रखेगा, क्योंकि अपने दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है। यानी दोनों जो रखेगा उस चीज को दोनों सेम टाइम के लिए रखेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो एक्जैक्टली वही चीज हमें यहां करना है कि जो सी वेक्टर बन रहा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मिलने से बन रहा है, और दोनों का ही कंट्रीब्यूशन सेम है क्योंकि ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यहां से जो रिजल्टेंट बनेगा ना, इसका मतलब दोनों का जब कंट्रीब्यूशन सेम है तो यहां से जो रिजल्टेंट सी वेक्टर बन रहा है वो दोनों से ही सेम डिस्टेंस पे हो, सेम एंगल पे होगा ना, डिस्टेंस नहीं बोल सकते, एंगल हमें बताना है। तो ये बताइए, इसका जितना कंट्रीब्यूशन इसमें है उतने ही अगर बी का भी है तो ना तो ये ए के नजदीक जाएगा ना ही ये बी के नजदीक जाएगा, सिंपल कहां जाएगा? बीच में, दोनों से सेम डिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है, तो ये कैसे किसी के नजदीक जा सकता है? समझ में आया कि नहीं? दोनों से सेम डिस्टेंस पे रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको फाई बोलता हूं तो यहाँ पे सिंपली आप क्या बता सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या मैं यहाँ पे फाई इज इक्वल टू θ/2 बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकते? ये बीचों बीच जब गया है तो θ/2 ही तो होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो चलिए, अगर ये समझ में आया तो ये तो अपने आप ही समझ जाएगा। ये बताइए, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी से ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सी वेक्टर बना रहा होगा दोनों मिलकर, तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी से ज्यादा है। इसका मतलब सी को बनाने में ए का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, बी का कम रहेगा, और जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा जो फाइनल रिजल्टेंट बनेगा वेक्टर वो उसके उतने ही नजदीक होगा, क्योंकि आपका जितना कंट्रीब्यूशन रहेगा आप उस चीज को उतने ही अपने नजदीक रखिएगा कि नहीं? बिल्कुल रखिएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। तो ए, अगर ए ज्यादा है इसकी मैग्नीट्यूड इससे, तो इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ जो रिजल्टेंट जो बनेगा सी वेक्टर वो ए के नजदीक बनेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? यानी यहाँ पे जो फाई होगा, सिंपली ये तो मैं बोल ही सकता हूं, अगर ये थीटा है तो यहाँ फाई के बारे में इतना तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि जो फाई होगा वो θ/2 से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि हमने जो फाई लिया है वो ए से लिया है, तो ये जो एंगल होगा ये सी जो है होगा ए के नजदीक होगा, ये जितना ए के नजदीक जाएगा वो एंगल उतना ही छोटा हो जाएगा। यहीं पे अगर मैं फाई बी से लेता तो मैं बोलता कि बी से जो एंगल होगी रिजल्टेंट वेक्टर का वो θ/2 का ज्यादा होगा, और थीटा जो है दोनों के पूरा एंगल है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये समझ में आया तो फिर ये भी बता सकते हैं। यहां बताइए, बी का मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा है, इसका मतलब जब सी बन रहा होगा तो बी मैग्नीट्यूड में ज्यादा है ए से, तो बी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। इसका मतलब यहां जो रिजल्टेंट बनेगा वो आप क्लियर बता सकते हैं कि बी के नजदीक बनेगा, क्योंकि बी का कंट्रीब्यूशन इसको बनाने में ज्यादा होगा। तो अब बताइए, अगर मैं ए से ही एंगल अगर डिफाइन करता हूं फाई रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का और ए के बीच का, तो यहाँ पे आप क्लियर बता सकते हैं जो फाई होगा, सब जगह मैंने फाई को ए से ही लिया है, आप चाहे तो बी से भी ले सकते हैं। अगर मैंने एक फाई बोला तो फाई कितना होगा? θ/2 से तो ज्यादा ही होगा, ये तो गारंटी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सी वेक्टर जो है वो मिडिल से लेफ्ट में होगा बी की तरफ, तो इसलिए ये बोला जा सकता है। तो क्या ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आया? यानी इस तीनों पॉइंट में हमने ये सीखा है कि बिना कैलकुलेशन किए अगर मुझे मान लीजिए अप्रोक्स वैल्यू बतानी है कि ये जो वेक्टर है वो कितना एंगल के आसपास की वैल्यू पे जाएगा, तो हम इस वाले कंसेप्ट का यूज करके बता सकते हैं। यानी जो वेक्टर जितना ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, रिजल्टेंट उसका उतने ही उधर जाएगा। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट को बनाने में जो ज्यादा मैग्नीट्यूड का है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, और जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा जो फाइनल रिजल्टेंट चीज बनेगा, वेक्टर बनेगा, वो उसके उतने ही नजदीक में होगा जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो इसी चीज को हम वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे चलते हैं। अब बताइए, यहाँ पे आप खुद ही बता सकते हैं, आप जब आइडिया लगाइए थोड़ा बहुत बिना कैलकुलेशन किए कि यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए और बी का वो किसके ज्यादा नजदीक होना चाहिए। तो ये बताइए, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, जरा ध्यान दीजिए, जो ए का मैग्नीट्यूड है वो 3 है, और जो बी का मैग्नीट्यूड है देखिए 3 दे रखा है, और जो बी का मैग्नीट्यूड है वो 4 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नीट्यूड ए है वो लेस देन बी हो गया ना, बी का ज्यादा है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट बनेगा उसमें बी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, इसका मतलब जो रिजल्टेंट बनने वाला है वो बी के नजदीक बनना चाहिए। और जबकि पूरा एंगल अगर 90 है तो मिडिल में कितना होगा, यहाँ से 45 डिग्री पे मिडिल आएगा, जबकि जो ये बी ज्यादा बना रहा है इसका मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो 45 से भी ज्यादा ऊपर होगा, बी के नजदीक होगा। यानी मैं ये वाला एंगल की बात करूं कि रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल कितना होगा, तो 45 से तो ज्यादा ही होगा। क्योंकि देखिए
अगर मैं 45 डिग्री वाला अगर लाइन खींचता हूँ, मान लीजिए ये 45 डिग्री वाला लाइन है, ये एंगल सपोज कीजिए 45 है, तो यहाँ से मुझे मालूम है ये तो तब जाता ना रिजल्टेंट इधर जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती। यहाँ b ज़्यादा है तो ये b की तरफ ऐसे झुक जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? इसी चीज़ को हम कैलकुलेशन से भी वेरीफाई करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मैग्नीट्यूड, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या फाइंड करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और रिजल्टेंट का मतलब अभी हमने समझा था कि जो सी वेक्टर है वो है ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट। हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो अभी हमने सीखा था मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर क्या होता है, जरा बताइए, जल्दी बताइए। फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा जो होगा वो जिन दो वेक्टर का हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करें उन दोनों के बीच का एंगल, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री है। ये बताइए टोटल एंगल की अगर मैं बात करूँ तो 90 डिग्री है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे जरा वैल्यू रखिए, ए वेक्टर कितना दे रखा है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना दे रखा है, बी का मतलब मॉड ऑफ बी है, अभी हमने बात किया था, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 3 है, बी जो है वो 4 है और थीटा जो है वो 90 डिग्री है। अब ये बताइए कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये पूरा का पूरा तो 0 हो गया। अब अगर 0 हो गया तो आप आराम से बता सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ से बन गया 25 यानी 5। यानी यहाँ से जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी बना, ए और बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो बना 5 न्यूटन, क्योंकि ए और बी न्यूटन में था तो सी भी न्यूटन में ही होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब हम कैलकुलेट करते हैं। अब बताइए ये जो 5 आ गया, अब हम ये देखते हैं कि जो रिजल्टेंट आएगा वो कितने एंगल पे आएगा। तो चलिए यहाँ पे रैंडम तो मुझे आइडिया है ही सही कि 4 ज़्यादा है तो 4 के ज़्यादा नज़दीक होगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रैंडम ऐसे ही खींच देता हूँ। आप कैसे भी खींच सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए सी वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ ए से, ये जो एंगल है वो फाई है। अब tan फाई हमने समझा था कैसे लिखते हैं, तो ये बताइए tan फाई अगर हम लिखेंगे तो वही परपेंडिकुलर बाय बेस और साइन थीटा बाय कॉस थीटा का हाइब्रिड बनाना है। तो यहाँ पे बताइए tan फाई आपको लिखना है, तो फाई के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे 4, यानी चलिए मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो b इंटू साइन थीटा, बस समझने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट आप चाहे तो मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। फिर डिवाइडेड बाय b हो चुका है तो a लिखिए, फिर प्लस b के साथ कॉस थीटा। 2-4 बार आप अच्छे से डायग्राम देख के लिखिए, फॉर्मूला अच्छे से रट जाता है, समझ करके रट जाता है। तो यहाँ पे b कितना दे रखा है 4, बस वैल्यू रख लीजिए, b का मतलब मॉड ऑफ b का मैग्नीट्यूड, ठीक है, साइन थीटा, और यहाँ थीटा जो है वो 90 डिग्री है तो 90 रख दिया, डिवाइडेड बाय 3 प्लस b है 4 इंटू कॉस 90, और जैसा कि अभी बात किया था कि जो cos 90 होता है वो 0 होता है और sin 90 जो होता है वो 1 होता है, यानी यहाँ से जो वैल्यू बना वो 4/3 बन गया। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ से जो tan फाई बना वो बना 4/3। अगर आपको याद हो तो ये हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी लिखा था बहुत पहले, याद करिए, फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस टाइम पे हमने सारे वैल्यू लिखे थे। तो जब tan 4/3 होता है, tan फाई की वैल्यू 4/3, तो यहाँ पे जो फाई होगा ना वो आएगा 53 डिग्री, समझ में आया, और 3/4 होता तो 37 डिग्री। तो ये बताइए ये जो फाई आया वो कितना आया, 53 डिग्री आया कि नहीं, जो कि 45 डिग्री से ज़्यादा है या नहीं है, ज़रा ध्यान देखिए। हमने ये चीज़ तो पहले ही बोल रखा था कि 45 से तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा रिजल्टेंट उसके उतने ही नज़दीक में रहेगा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ जो भी हमने अभी बताया? तो देखिए अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वहाँ आपको ये मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस ये tan थीटा वाला जो फाई हमने निकाल रहे थे वो आपको डायग्राम से लिखने आना चाहिए। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर आपको इतना क्लियर है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी हमने आपको जो भी समझाया वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, क्योंकि आगे चल के जो हम यूज करेंगे वही मैग्नीट्यूड का यूज करने वाले हैं, और फिर जो tan फाई जो हम एंगल निकाल रहे थे उसका हम भर के आगे यूज करने वाले हैं। क्या समझ में आया ये चीज़? तो इसीलिए आप अच्छे से इस चीज़ों को समझ लीजिए, अच्छे से इसको नोट करिए, फिर हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करने वाले हैं।